वन वेलकम टू अर्था हब। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजट कंस्ट्रेंट की। बजट कंस्ट्रेंट का ये जो टॉपिक है हमारा, ये हम यूपी पीजीटी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। और उसमें हम यूनिट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, जो यूनिट फर्स्ट है। उसमें जैसे आपका मांग का नियम है, जो हम बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड जिसे कहते हैं, उसी में एक टॉपिक है हमारा बजट कंस्ट्रेंट। और इस बजट कंस्ट्रेंट के बाद फिर हम लॉ ऑफ डिमांड भी देखेंगे। तो बजट कंस्ट्रेंट जिसे हम बेसिकली बजट बाध्यता के नाम से भी जानते हैं। ओके, बजट बाध्यता। सो व्हाट इज बजट कंस्ट्रेंट? बजट बाध्यता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। सो बजट इट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ डिफाइंड पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए एक फाइनेंशियल प्लान होता है, अगर हम किसी कंपनी के टर्म में देखें। क्योंकि बजट, आप जैसे कि मैंने कहा, तो ये हर एक कंपनी का होता है पर्टिकुलर। अगर हम बात करें, इंडिविजुअल का भी होता है, हाउस होल्ड का भी होता है, और कंट्री का जो बजट होता है, जैसे कि अभी बजट 22-23 बेसिकली पार्लियामेंट में पेश हुआ, तो वो क्या है, दैट इज बेसिकली इंडियन बजट। तो इसी तरीके से हम बजट हमारा क्या है, दैट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल प्लान फॉर अ डिफाइंड पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए हम एक बजट डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम इतना अमाउंट ये हम फिक्स कर दे रहे हैं, उसमें हम ये चीजें करेंगे। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि लिमिटेशंस है आपके पास। किस चीज की लिमिटेशन? लिमिटेशन आपके पास बजट की है। सो कंस्ट्रेंट कंट्रोल्स व्हाट यू डू बाय कीपिंग यू विद इन पर्टिकुलर लिमिट। मीन्स आपके पास में बजट की लिमिट है, बजट की बाध्यता है। आप जितना मनाए उतना आप खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको एक पर्टिकुलर लिमिट में रह करके करना होगा, एक पर्टिकुलर बजट के अंदर रह के करना होगा। और इसीलिए इसका नाम है बजट कंस्ट्रेंट। क्यों? क्योंकि आपके पास में एक लिमिटेशंस है कि आप इस बजट के अंदर ही आपको चीजें करनी है। नाउ, बजट कंस्ट्रेंट क्या है? सो बजट कंस्ट्रेंट इट बेसिकली shows all those combinations of two goods shows all those combination of two goods which the consumer can buy, spending his given money income on the two goods at their given prices। इस लाइन को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि बजट कंस्ट्रेंट में यहाँ पर मैंने देखिए टू गुड्स की बात की। क्यों यहाँ पर मैंने टू गुड्स की बात क्यों की? क्योंकि हमने यहाँ पर अजम्पशन लिया, मान्यता ली कि हम यहाँ पर केवल अभी टू गुड्स के केस में बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या कंज्यूमर केवल बेसिकली टू ही गुड्स का कंजम्पशन करता है? अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें, हम सभी कंज्यूमर हैं, तो क्या हम केवल टू गुड्स को ही यूज करते हैं? बेसिकली दो ही गुड्स का कंजम्पशन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर दो गुड्स इसलिए लिया है, एक अजम्पशन मानने के लिए लिया है, जिससे हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली जो ग्राफ यूज करेंगे बजट लाइन में, वो हम टू डायमेंशनल डायग्राम का यूज करेंगे, जिसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होगा। एक एक्सेस हमारा गुड एक्स शो करेगा और दूसरा एक्सेस गुड वाई शो करेगा। तो जब हम बजट कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स। तो दो गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है, उसको कंज्यूमर जो परचेज कर रहा है, जो पैसा खर्च कर रहा है, कहाँ से खर्च कर रहा है? अपनी मनी इनकम से, अपने बजट से, ऑफ पर्टिकुलर प्राइस। उस प्राइस पर, प्राइस किसका होता है? गुड्स का होता है, प्रोडक्ट का होता है। तो जो भी प्राइस है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, उस पर जो भी कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए। ध्यान रखिएगा, हमें ये नहीं भूलना है कि हम कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। मींस हमारे पास में जो बजट है हमारा, वो एक फिक्स अमाउंट में है। अगर कंस्ट्रेंट ना हो तो हमारे पास में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर आप सोचिए कि अगर आप किसी भी चीज में अगर आपको लिमिटेशन ना दिया जाए, और तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास में उस चीज की स्कार्सिटी नहीं है। तो बजट कंस्ट्रेंट मीन्स आपको एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर रह के जो भी आपका बजट है, उसमें आप जो गुड्स परचेज कर रहे हैं पर्टिकुलर प्राइस पे, क्योंकि अगर गुड है तो कोई ना कोई उसका प्राइस डेफिनेटली डिसाइड होगा। तो उस प्राइस पर आप परचेज कर रहे हैं, और माइंड में आपके क्या रखना है कि हाँ, हम बाध्य हैं, बजट जो है हमारा वो एक कंस्ट्रेंट है, एक लिमिट है उसकी। इसे ही हम बेसिकली बजट कंस्ट्रेंट के नाम से जानते हैं।
तो बजट कंस्ट्रेंट सिंपली क्या हुआ, एक बार फिर से समझ लीजिए, ऑल दोज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक गुड की बात कर रहे हैं, दो गुड्स है, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है। विच द कंज्यूमर कैन बाई स्पेंडिंग हिज गिवन मनी इनकम ऑन द टू गुड्स एट देयर गिवन प्राइसेस। बजट कंस्ट्रेंट का दूसरा नाम, बेसिकली इसे हम बजट लाइन के नाम से भी जानते हैं और प्राइस लाइन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। कंज्यूमर हैज लिमिटेड इनकम विद विच परचेज द गुड्स, कंज्यूमर के पास में क्या है, लिमिटेड इनकम है, जिससे वो उन गुड्स को बेसिकली परचेज करेगा। नाउ बजट कंस्ट्रेंट में क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उनकी हम बात करते हैं। तो हमने एक कंजम्पशन बंडल लिया, जब हम बंडल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमने जो लिया है, देखिए कैपिटल एक्स लिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, x1 और x2। तो हमने एक बंडल ऑफ कंजम्पशन बंडल ले लिया और उस कंजम्पशन बंडल में क्या चीज़ें हैं, उस कंजम्पशन बंडल के अंदर दो गुड्स हैं, एक गुड्स को हमने नाम दे दिया x1 और दूसरे को हमने नाम दे दिया x2। जरूरी नहीं है कि आप x1 और x2 लें, अगर आपका कोई यहाँ पर दूसरा गुड है जो आप लेना चाहते हैं तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि x1 आपका सिर्फ ये शो कर रहा है कि जो कंज्यूमर है उसने कितना गुड 1 कंज्यूम किया है, और x2 ये शो कर रहा है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसने कितना गुड 2 का कंजम्पशन किया है। इसी तरीके से जब अगर हम प्राइस की बात करें तो x1 जो गुड है उसका प्राइस हमने p1 ले लिया है और x2 जो गुड है उसका प्राइस हमने p2 ले लिया। तो p1 और p2 हमारे पास में दो प्राइसेस हो गए, एक x1 का प्राइस हो गया और दूसरा x2 का प्राइस हो गया। तो गुड्स की बात हो गई, मींस क्वांटिटी की बात हो गई, प्राइस की बात हो गई, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बाकी है अभी वो है मनी की, जिसे हम बेसिकली किससे डिनोट कर रहे हैं, हम एम से डिनोट कर रहे हैं। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नोटेशंस मिल सकते हैं, किसी बुक में एम लिखा होता है, किसी बुक में वाई लिखा होता है, लेकिन इससे कोई भी मैटर नहीं करता है, आपको समझना है कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। दिस इज द बेसिकली इक्वेशन ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट। तो ये यहाँ पर आपके पास में एक इक्वेशन लिखी है, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि इसमें कोई बहुत मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे कि ये क्या दे रखा है। पहले आप सिंपल आप समझो कि एक, सपोज करिए मैंने एक पेंसिल ले लिया है, हम बात कर रहे हैं एक पेंसिल, ठीक है। तो एक जो पेंसिल है उसका जो प्राइस मैंने माना, उसका जो प्राइस मैंने मान लिया कि 5 रुपीज़ उसका प्राइस है। ये बहुत आसान है, हम ऑलरेडी डेली लाइफ में करते हैं, सिर्फ इसको एक इक्वेशन में लिख लिया गया है, इसलिए आपको थोड़ी हो सकता है प्रॉब्लम हो, अदरवाइज बहुत आसान है ये। तो एक पेंसिल है जिसका प्राइस हमने कितना मान लिया, 5 रुपए, 5 रुपीज़, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी मैंने आपसे कहा कि एक पेंसिल का प्राइस अगर 5 रुपीज़ है, अगर 5 रुपए है, तो मुझे ये बताइए कि बेसिकली 10 पेंसिल्स अगर हम परचेज करते हैं, ठीक है, 10 पेंसिल्स अगर हम परचेज करते हैं तो टोटल खर्च कितना आएगा। तो बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, हमने सिंपली कर दिया प्राइस को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्वांटिटी से, और अमाउंट कितना आ गया, एक पेंसिल का प्राइस 5 रुपए, तो 10 पेंसिल का प्राइस 50 रुपए, ठीक। तो वही चीज देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखी है इक्वेशन के अंदर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन क्या कह रही है, P1 मल्टीप्लाइड बाई x1, एक एक चीज समझते हैं, माइक्रो लेवल से समझते हैं, उसके बाद फिर पूरी इक्वेशन को डिटेल में समझ लेंगे। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जहां पर समझ में नहीं आएगा वो आप अपना क्वेरी कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हैं, उस पर फिर मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। सो P1 x1, P1 हमने क्या माना था, P1 हमने माना था प्राइस ऑफ गुड 1, और x1 क्या माना था, क्वांटिटी ऑफ गुड 1। तो P1 इंटू x1 ये क्या निकल कर आया, ये निकल के आया कि कंज्यूमर जो है वो गुड 1 पर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, वो गुड 1 पर कितना एक्सपेंडिचर, अपना टोटल एक्सपेंडिचर उसका गुड 1 पर कितना है। P2 x2 हमें क्या बताएगा, P2 x2 हमें ये बताएगा कि जो कंज्यूमर है उसका गुड 2 पर कितना एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने अजम्पशन क्या माना था, हमने मान्यता क्या मानी थी, हमने मान्यता ली थी कि हम बात कर रहे हैं केवल P2 और X2, मींस हम केवल दो गुड्स की बात कर रहे हैं। तो हमने दो गुड्स के केस में हमने देखा, एक में हमने क्या लिया P1 X1, ये जो P1 X1 है इसमें हमने बात किया कि कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर गुड 1 पर कितना है, और P2 X2 में हमने बात किया कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर गुड 2 पर कितना है। तो P1 X1 और P2 X2 जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये देखिए, ये जो M हमारा क्या है, M इनकम ऑफ द कंज्यूमर है। तो
इनकम, ये जो देखिए ये जो साइन लगा हुआ है यहाँ पर, इनकम ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। क्या कभी ऐसा होगा कि आपके पास में 1,000 रुपए हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास में कब जो आपका बजट है वो 1,000 रुपए का है, और आप जो है वो सामान ले लो, यानी कि जो गुड्स आप परचेज कर लो वो 1100 का परचेज कर लो। ये कभी भी पॉसिबल कंडीशन नहीं है। आपकी जेब में 1,000 रुपए हैं तो आप 1100 का सामान कैसे परचेज कर लोगे? अब आप इसमें जो है चीज़ें मत ऐड कर दीजिएगा कि हम बेसिकली जो है वो उधार ले लेंगे किसी से, या हम बेसिकली बाद में पे कर देंगे। ये एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली बात कर रहा हूँ कि अगर आपका बजट 1,000 रुपए का है तो उस 1,000 रुपए के बदले आपको सिर्फ या तो पूरा 1,000 रुपए का आप सामान आपको मिल सकता है, या 1,000 रुपए से कम का सामान मिल सकता है। कभी भी 1,000 रुपए से ज्यादा का सामान आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इक्वेशन देखिए क्या लिखी गई है, P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन और इक्वल टू एम। मतलब इनकम से ये जो एक्सपेंडिचर है ये इनकम से कम होगा या इनकम के इक्वल होगा। आपके पास में 1,000 रुपए हैं तो आप चाहें तो पूरा का पूरा 1,000 रुपए खर्च कर दें, या चाहें तो 1,000 रुपए से कम खर्च करें। ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये टोटली डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर। मेरा पैसा है तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना एक्सपेंडिचर किस गुड्स पर करना है और किस गुड पर नहीं करना है। तो ये जो P1x1 और प्लस P2x2 आपने देखा, P1x1 total expenditure of good 1, P2x2 total expenditure of good 2 by the consumer। और ये जो आप यहाँ पे साइन दिख रहे हो तो ये साइन हमेशा क्या होगा, ये लेस होगा या फिर इक्वल हो सकता है। मींस ये लेस का मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर कम है और इनकम आपका ज्यादा है, और इक्वल का मतलब क्या है कि 1,000 रुपए मेरी जेब में था और 1,000 रुपए का ही मैंने सामान ले लिया, तो मेरा जितना मैंने किया वो कितना खर्चा किया, अपनी इनकम के बराबर खर्च कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली ये हम बजट कंस्ट्रेंट में टू गुड्स के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो बजट कंस्ट्रेंट क्या शो कर रहा है? द बजट कंस्ट्रेंट ऑफ द कंज्यूमर requires that the amount of money spent on the two goods be no more than the total amount the consumer has to spend। बिल्कुल सही, जो अभी मैंने आपको समझाया लास्ट में वही पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि टोटल अमाउंट जो है कंज्यूमर का वो क्या होना चाहिए, नो मोर देन। ठीक है, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी इनकम से। फर्स्ट पॉइंट का मतलब सिंपल ये है कि आपका जो खर्चा है, ठीक है ना, जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए किससे, आपकी आय से। आपकी इनकम जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए और खर्च कम होना चाहिए, या फिर जो आपका खर्च है मींस जो आपका एक्सपेंडिचर है और जो इनकम है ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल डेफिनेटली हो सकता है। तो ये यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज निकल करके आती हैं जनरली आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। जो इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं कभी वो चेंज कर दिए जाते हैं या फिर कभी साइन इधर उधर कर दिए जाते हैं। So consumer affordable consumption bundle are those that don't cost any more than income। अफोर्डेबल कंजम्पशन बंडल का मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर बेसिकली परचेज कर सकता है। परचेज कौन सा करेगा? अगर 1,000 रुपए आपका बजट है तो 1,000 रुपए तक का सामान आप ले सकते हैं, या 1,000 रुपए के अंदर का आप सामान परचेज कर सकते हैं। कभी भी 1,000 रुपए के ऊपर का सामान आप परचेज नहीं कर सकते। तो अगर 1,000 रुपए तक का सामान आप परचेज कर सकते हैं तो वो आपका अफोर्डेबल कंजम्पशन बंडल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका बजट ही 1,000 का है, इससे ऊपर का आपका बजट नहीं है। सो दिस सेट ऑफ अफोर्डेबल कंजम्पशन बंडल, जो भी आपका कंजम्पशन बंडल अफोर्डेबल है, ठीक है, एट प्राइस हमने दो गुड्स X1 X2 लिए थे, तो उनके प्राइस हमने माने थे P1 P2 एंड इनकम M। इट इज नोन एज द बजट सेट ऑफ द कंज्यूमर। बजट लाइन नहीं, बजट सेट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बजट लाइन और बजट सेट। तो बजट सेट क्या होता है? बजट सेट अफोर्डेबल कंजम्पशन बंडल होता है। अभी इसको मैं आपको ग्राफ से भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार आप ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो अच्छे से समझ लें, जिससे आप वहां पर और अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। तो बजट सेट वो बंडल होते हैं जो बेसिकली अफोर्डेबल कंजम्पशन बंडल्स होते हैं। ठीक है, अफोर्डेबल कंजम्पशन बंडल होंगे, बजट सेट वो कहलाएगा। ग्राफ के थ्रू आप समझ लीजिए, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बजट लाइन, बजट बाध्यता की, और बजट बाध्यता की जो इक्वेशन ऑफ बजट लाइन है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, लेकिन वहां पर एक साइन ग्रेटर था और दूसरा इक्वल का साइन था।
तो वो हमने उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व की थी, मींस उसमें हमने इन्वॉल्व क्या किया था, बजट स्पेस भी इन्वॉल्व था और साथ ही साथ आपका क्या इन्वॉल्व था वहां पर जो इन्वॉल्व था वो था बजट लाइन भी इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पर बजट लाइन की सबसे पहले जब भी आपसे बजट लाइन की इक्वेशन पूछी जाए तो ये देखिए सिंपल यहाँ पर मेंशन है P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। ये बजट लाइन की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। क्लियर, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। ये इक्वेशन है बजट लाइन की। बजट लाइन इस ग्राफ में कौन सी है, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये बजट लाइन है। और यहाँ पर देखिए इस बजट लाइन पर मैंने दो पॉइंट लिया हुआ है, एक पॉइंट ए लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट बी लिखा हुआ है। तो जो ए बी है, ए बी दिस इज अ बजट लाइन, इसी ए बी को हम बजट बाध्यता कहते हैं। ग्राफ ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ए बी एक बजट लाइन है। अब आप फिक्स हो गए ना कि इस बजट लाइन के ऊपर आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जेब में उतना पैसा ही नहीं है, तो उससे ऊपर का प्रोडक्ट आप परचेज नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए दो एक्सेस हैं, एक एक्स एक्सेस है, दूसरी वाई एक्सेस है। जनरली इस एक्स और वाई एक्सेस से सभी लोग फैमिलियर होते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा बहुत मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड, एक्स एक्सेस पर मैंने क्या लिया है, एक्स एक्सेस पर मैंने गुड x1 लिया है, वाई एक्सेस पर मैंने क्या लिया है, गुड x2 लिया है। आपका अगर कोई और मन है तो आप दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, एप्पल ले लें, मैंगो ले लें, जो भी आपको पसंद है आप गुड x1 और गुड x2 पर कंसीडर कर सकते हैं। इस बजट लाइन के अंदर, बजट लाइन अगेन कौन सी है, जो ब्लू लाइन है ये बजट लाइन है। मींस ए बजट लाइन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सी बजट लाइन है, ए बी, दिस इज अ बजट लाइन। ए और बी ये हो गई आपकी बजट लाइन। क्लियर। इस बजट लाइन के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, बजट लाइन के अंदर जो भी कंजम्पशन बंडल होंगे उन्हें हम बेसिकली बजट सेट कहेंगे। आप देखो ये बजट सेट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये बजट सेट मींस इस ब्लू लाइन के नीचे जितने भी, ये सारे कैसे बंडल होंगे, इस ब्लू लाइन के नीचे जो बजट लाइन है इसके नीचे जो भी बंडल्स हैं, जो भी अफोर्डेबल बंडल हैं, जो भी कंजम्पशन बंडल हैं, इन्हें हम बोलेंगे अटेनेबल बंडल्स। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी है, कंज्यूमर इनको अफोर्ड कर सकता है। क्यों अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि बजट, ये सभी बजट लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं, ये सभी बजट लाइन के नीचे लाई कर रहे हैं। नीचे लाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो बजट है वो 1000 रुपए का है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली कितने का, 500 रुपीज का है। तो आसानी से हम इसको अटेन कर सकते हैं, हम आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं। हम इन द सेंस कंज्यूमर परचेज कर सकता है। और जो बजट लाइन पर अगर सपोज करिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इस बजट लाइन पर कोई पॉइंट ई है, तो क्या कंज्यूमर इसको परचेज कर पाएगा? डेफिनेटली परचेज कर सकता है। क्यों परचेज करेगा? क्योंकि ये जो ई पॉइंट है ना, ये एग्जैक्टली बजट लाइन पर है। तो बजट लाइन पर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस ई पॉइंट का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, एग्जैक्टली हमारी इनकम के इक्वल होगा। और हमने इनकम कितनी मानी है, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए हमारा जो इनकम है उतने का ही ये प्रोडक्ट है, ये जो ई पॉइंट है। और इसीलिए ये जो बजट लाइन की जो इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए, बजट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो वो इसीलिए कहा गया कि P1x1 P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। ये हो गई बजट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, बजट स्पेस की अगर इक्वेशन पूछा जाए, बजट स्पेस, तो बजट स्पेस आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, P1x1 प्लस P2x2, ये क्या होगा, ग्रेटर या लेस, लेस होगा। और किससे, इनकम से। तो ये आपका जो ग्राफ है ये बजट लाइन का ग्राफ है। अब इसके बाद में हम जो इस ग्राफ में समझते हैं, दो चीजें आपको मैंने इसमें भी एक्सप्लेन नहीं की है, एक है वर्टिकल इंटरसेप्ट और दूसरा है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। तो वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या होता है और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या होता है, उससे पहले कुछ इस इक्वेशन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर हम इस वर्टिकल इंटरसेप्ट और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पर आते हैं कि वर्टिकल इंटरसेप्ट और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या होता है। वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। ठीक है, ये हमारी बजट लाइन की एक इक्वेशन थी, जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने ग्राफ के थ्रू भी समझी और उसको हम लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू भी समझा था। इस इक्वेशन को जरा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर हम देखें तो P2x2 इज इक्वल टू M माइनस P1x1। अगेन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, P1x1 क्या है,
total expenditure of good 1, P2 X2 total expenditure of good 2, P for price, X for quantity and M is basically income of the consumer। तो ये जो P1 X1 देखिए यहाँ पर किस में था, इस तरफ ये P1 X1 प्लस में था, जब ये दूसरी साइड में गया तो ये किस में हो गया, यहाँ पर ये माइनस में हो गया। तो P2 X2 इज इक्वल टू क्या हो गया, M माइनस P1 X1। अब अगर हम यहाँ से X2 देखें तो X2 इज इक्वल टू M अपॉन P2, इधर इनटू में है तो जब इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, अपॉन में, M अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P2 इंटू X1। बहुत सिंपल सा ये ट्रांसफॉर्मेशन है इस इक्वेशन नंबर 1 का, और हमें क्या वैल्यू मिली, X2 इज इक्वल टू M अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P2 मल्टीप्लाइड बाई X1। X2 क्या था, X2 अगर आपको ध्यान हो तो X2 इट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड 2। M हमारा क्या था, M हमारा इनकम था, ठीक है। तो यहां पर अब अगर आप देखो तो ये जो M अपॉन P2 है इसे ही वर्टिकल इंटरसेप्ट के नाम से जानते हैं, वर्टिकल इंटरसेप्ट, ठीक है। वर्टिकल को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल इंटरसेप्ट है M अपॉन P2। अब यहीं पर हम इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि M अपॉन P2 का क्या मतलब है। M अपॉन जो P2 है इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर ने अपनी सारी इनकम किस गुड पर खर्च की है, सिर्फ और सिर्फ गुड X2 पर खर्च की है, उसने गुड X1 को परचेज नहीं किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर ने केवल और केवल गुड 2 परचेज किया है, गुड 1 परचेज नहीं किया है। एक बार पहले यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मूले से समझ लीजिए, फिर मैं अभी ग्राफ से भी समझा दूंगा वर्टिकल इंटरसेप्ट। तो X2 इज इक्वल टू क्या हुआ, M अपॉन P2, ये क्या हो गया, वर्टिकल इंटरसेप्ट। इसी तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा X1 इज इक्वल टू M अपॉन क्या हो जाएगा, अब P1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर ने अपनी सारी इनकम केवल और केवल गुड 1 पे एक्सपेंड की है, उसने कोई भी गुड X2 परचेज नहीं किया है। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है या ये हाइपोथेटिकल है? डेफिनेटली ये कंडीशन पॉसिबल है कि कोई भी कंज्यूमर है अगर उसके पास में 2 गुड्स हैं तो हो सकता है वो जो गुड X1 है वो उसे ना पसंद हो, केवल और केवल उसे गुड X2 पर एक्सपेंडिचर करना पसंद हो, तो वो अपना सारा पैसा गुड 2 पर एक्सपेंड कर रहा है, गुड 1 पर कोई भी अमाउंट, कोई भी प्राइस वो एक्सपेंड नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्टिकल इंटरसेप्ट की, तो वर्टिकल इंटरसेप्ट में हमने क्या बात किया, हम बात कर रहे हैं M अपॉन P2 की, मीन्स जो कंज्यूमर है वो अपनी सारी इनकम केवल और केवल गुड 2 पर एक्सपेंड कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट के अंदर वो अपनी पूरी की पूरी इनकम केवल और केवल किस पे एक्सपेंड कर रहा है, गुड 1 पर एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट और वर्टिकल इंटरसेप्ट। इसको फिर से अगर आपको मैं ऐसे समझाऊं तो देखिए बहुत सिंपल है इसको समझना। जैसे याद करिए हम लोगों ने एक जो एग्जांपल लिया था, वो मैंने क्या एग्जांपल लिया था कि वन पेंसिल, ठीक है, एक पेंसिल जो है उसका प्राइस हम लोगों ने कितना लिया था, 5 रुपीज लिया था। तो एक पेंसिल अगर बेसिकली 5 रुपीज की है तो 5 पेंसिल्स कितने की हो जाएंगी, ये बता दीजिए मुझे। तो 5 पेंसिल्स बहुत आसानी से हम लोगों ने बता दिया था, 5 × 5, 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 25 रुपीज की, ठीक है ना। तो अगर बेसिकली हमने 5 पेंसिल्स परचेज किया, ठीक है, 25 रुपीज में, और एक पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपीज है। तो अगर हमें ये पता करना हो कि कितनी क्वांटिटी हमें बेसिकली मिल सकती है पेंसिल्स की, कितने रुपए में, 25 रुपीज में, तो हम क्या करते हैं, इनकम में से जो भी हमारी इनकम है, टोटल एक्सपेंडिचर जो भी हमारा है कितना है, 25 है, हमने एक्सपेंडिचर किया ना, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम। हमने टोटल कितना एक्सपेंड किया, टोटल हमने पेंसिल पर एक्सपेंड किया 25 रुपीज, प्राइस कितना है पेंसिल का, 5 रुपीज। तो 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5। तो वहां से हम क्या निकाल लेते हैं कि कितना जो है वो X2 जो है वो हमें क्वांटिटी वहां पर मिली है।
तो x2 का मतलब x2 इज इक्वल टू m अपॉन p2 का मतलब ये है सिंपली कि कंज्यूमर ने जो गुड टू है केवल उस पर एक्सपेंड किया है, और अगर हम हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि कंज्यूमर केवल और केवल गुड x1 पर एक्सपेंड करता है। तो ये जो आपका इक्वेशन है, ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, रटने की कोशिश नहीं करिएगा क्योंकि बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात की वर्टिकल इंटरसेप्ट और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की। इसमें देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और वो आप देखो जो लिखा हुआ है इक्वेशन के अंदर -P1/P2। ये क्या चीज है? दिस इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। -P1/P2 क्या है? स्लोप है बजट लाइन का। स्लोप जिसे हम बेसिकली प्रवणता कहते हैं, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? प्रवणता, या फिर इसे ढाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो हमने कैसे निकाला? P1/P2। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज सिंपली -P1/P2। दोनों प्रोडक्ट के प्राइस का रेशियो ही क्या बता रहा है? स्लोप। किसका स्लोप? बजट लाइन का स्लोप बता रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन और बेसिकली यहां से उठता है, यहीं पर हम इस चीज को भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्लोप, प्रवणता क्या होती है। तो अगर मैं अभी सिर्फ आपको बहुत डिटेल में यहाँ पर स्लोप का मतलब नहीं बता रहा हूँ, सिंपल आपको ये बता रहा हूँ कि स्लोप इज इक्वल टू मीन्स जो ढाल है वो अगर आपको निकालना हो तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। चेंज इन वाई एक्सेस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सेस। चेंज इन वाई एक्सेस अपॉन चेंज इन एक्सेस। यहां से हम क्या निकाल लेते हैं? यहां से हम किसी भी ग्राफ का हम बेसिकली स्लोप निकाल सकते हैं। ये क्यों होता है? और अगर आप क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, एक इक्वेशन आपने बहुत छोटी सी पढ़ी होगी, डेट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m हम कैसे निकालते थे? m इज इक्वल टू हम निकालते थे tan थीटा से। ठीक है ना, और इसी m को हम क्या बोलते थे? प्रवणता या फिर स्लोप बोलते थे। अब इसी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट को, स्लोप को हम ग्राफ से समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट, हमने इक्वेशन क्या पढ़ी? हमने इक्वेशन पढ़ी थी वर्टिकल इंटरसेप्ट m/P2, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये वर्टिकल इंटरसेप्ट किस पर है? पॉइंट ए पर। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जब आप पॉइंट ए देख रहे हो तो आप देखो ओरिजन, देखो ये ओ नहीं है, ये ओरिजन है। ओरिजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ओरिजन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। तो इस ओरिजन से पॉइंट ए तक देखिए, आप वर्टिकल साइड में देखिए, वर्टिकल साइड में हमने क्या लिया हुआ है? गुड x2। तो ठीक है, आप ओरिजिन से पॉइंट ए की तरफ देखिए, वर्टिकल इंटरसेप्ट पर देखिए। तो ओरिजिन से कहां पर जा रहा है? पॉइंट ए की तरफ जा रहा है, बी की तरफ मूव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम वर्टिकल इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो कंज्यूमर ने इस पॉइंट से, जब ये ओरिजिन से हम बात कर रहे हैं, ओरिजिन से, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर ने केवल और केवल इनकम अपनी वो गुड x2 उसने परचेज किया है, गुड x1 परचेज नहीं किया है। ठीक है, जब हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ यानी वर्टिकल साइड में जाते हैं, इस तरफ जब हम चलते हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज करती है, और जब ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो x की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है ना, राइट हैंड साइड में चलेंगे तो x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, अपर साइड में ऊपर की तरफ चलेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो यहां पर जब ओरिजिन से हम पॉइंट ए तक देख रहे हैं तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि कंज्यूमर केवल गुड x2 को परचेज कर रहा है, अपना पूरा पैसा वो गुड x2 पर एक्सपेंड कर रहा है, जिसे हम वर्टिकल इंटरसेप्ट कह रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी वर्टिकल इंटरसेप्ट निकालने के लिए कहा जाए, या ये कहा जाए कि कंज्यूमर अपना सारा जो पैसा है वो गुड 2 पर एक्सपेंड कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो आपकी इनकम है उसको गुड 2 के प्राइस से डिवाइड कर देना है, और यहां से सिंपल आपको क्या मिल जाएगी? क्वांटिटी ऑफ x2 की, कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर ने x2 की परचेज करी। ये बेसिकली मैथमेटिकल अप्रोच पढ़ने का ये फायदा होता है, ये बेनिफिट होता है। और इसी तरीके से अगर हम गुड x1 की बात करें तो गुड x1 में अगर आप देखो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पे, तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या है? m/P1। ठीक है, तो जब हम ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, गुड x1 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये जो कंज्यूमर है इसे केवल गुड x1 प्रिफर है, इसे केवल गुड x1 पसंद है, गुड x2 बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? ये इस ओरिजिन से केवल और केवल इधर x की तरफ जा रहा है, इस y की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। और एक ऐसा लेवल आ रहा है जब ये पॉइंट बी पर पहुंच जा रहा है और अपनी सारी इनकम इसने क्या किया? गुड x1 पर एक्सपेंड कर दिया, जिस वजह से जो हम हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की वैल्यू देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं m/P1 देख पा रहे हैं।
आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है वो वहां पर भेज सकते हैं, और वहां पर मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो आपका डाउट है वो क्लियर कर सकूं। इसके बाद अब हम बात करते हैं P1/P2 की स्लोप ऑफ द बजट लाइन। स्लोप ऑफ द बजट लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। बहुत ही टेक्निकल है, यहां से समझिएगा। एक मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया है पॉइंट डी, दूसरा मैंने यहाँ पर ले लिया है पॉइंट ई ले लिया है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट ई, पॉइंट डी से पॉइंट ई पे जब हम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए जब डी से ई पे मूव कर रहे हैं तो हमारा मूवमेंट कैसा है, हमारा मूवमेंट है डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो डी से ई जब डाउनवर्ड मूवमेंट है तो देखिए डी से पहले हम किस पॉइंट पर आ रहे हैं, डी से पहले हम पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट जी। तो डी से हम पहले किस पर आ रहे हैं, पॉइंट जी पर आ रहे हैं, और पॉइंट जी से फिर हम किस पॉइंट पर जा रहे हैं, पॉइंट ई पर जा रहे हैं। इसी तरीके से फिर हम पॉइंट ई से अगर हमें पॉइंट एफ पर जाना है तो हम डायरेक्टली ई से एफ पर इस तरीके से नहीं आ रहे हैं, हम पहले ई से किस पॉइंट पर आ रहे हैं, हम पहले ई से पॉइंट एच पर आ रहे हैं, और फिर हम किस में जा रहे हैं, पॉइंट एफ पर जा रहे हैं। तो मींस पहले चेंजेस किस में हो रहा है, जब डी से जी पर आ रहे हैं तो देखिए वाई एक्सिस में चेंजेस हो रहा है, और जब जी से ई पर जा रहे हैं तो किस में चेंजेस हो रहा है, एक्स एक्सिस में चेंजेस हो रहा है। इसी तरीके से जब हम ई पॉइंट से एच पॉइंट पर आ रहे हैं तो पहले वाई एक्सिस में चेंजेस हो रहे हैं, और फिर जब एच पॉइंट से हम एफ पॉइंट पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, चेंज एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम स्लोप फाइंड आउट कर पाते हैं, और जो स्लोप ऑफ द बजट लाइन हम लोगों ने देखा दैट इज बेसिकली P1 अपॉन माइनस P1 अपॉन P2। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है वो भी आपको यहां पर मैं मेंशन कर दूं। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि सपोज ये हमने पॉइंट ले लिए दो, पॉइंट जी और पॉइंट एच। तो अगर आप देखो पॉइंट जी से अगर हम पॉइंट एच पर आ रहे हैं तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि पहले जब हम पॉइंट जी पर थे तो हमारे पास में क्या था, जो गुड x1 है वो कम थी और गुड y हमारे पास में ज्यादा थी। ध्यान से देखिए, अगर हम पॉइंट जी की बात करें तो पॉइंट जी पर हम क्या देख रहे थे, पॉइंट जी पर हम ये देख रहे थे कि हमारे पास देखिए जो गुड x2 था वो हमारे पास में ज्यादा क्वांटिटी में था, और जो गुड x1 था वो हमारे पास में कम क्वांटिटी में था। लेकिन जैसे ही हम डाउनवर्ड हमारा मूवमेंट हुआ, हम जी पॉइंट से एच पॉइंट पर आ गए, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो गुड x1 है वो इंक्रीज कर गया, और जो गुड x2 है वो हमारा क्या हो गया, वो डिक्रीज करके पर्टिकुलर इस आई पॉइंट पर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बजट लाइन के अंदर अगर आप किसी एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी गुड हो सकता है, डिपेंड करता है कंज्यूमर के प्रेफरेंस पर, कंज्यूमर के अप्रोच पर। तो जो कंज्यूमर है हमारा, वो जैसे ही बेसिकली डाउनवर्ड आता है, उसका मूवमेंट डाउनवर्ड होता है, तो वहां पर क्या चीजें हो रही हैं, गुड x2 हमारा क्या हो रहा है, गुड x2 डिक्रीज हो रहा है, और गुड x1 में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ कुछ पाना है तो कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप गुड x1 की वैल्यू, गुड x1 की क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको सेक्रीफाइस किसका करना पड़ेगा, गुड x2 का करना पड़ेगा। और ये आप जानते हैं, ये हम किस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये ऑलरेडी चीजें हम पढ़े हुए हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर, इंडिफरेंस कर्व में। जो भी हम आगे चीजें देखेंगे उन चीजों के भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको गुड x1 का कंजम्पशन बढ़ाना है तो गुड x1 का भी कंजम्पशन आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो बजट लाइन है वो बजट लाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी मेजर करता है। किसको मेजर करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी मेजर करता है। कौन, बजट लाइन। क्यों मेजर करता है वो हमने अभी सिंपली देखा, क्योंकि अगर हमें एक गुड x1 की वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं गुड x2 की जो वैल्यू है उसको हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो बजट लाइन है वो क्या है, वो जो बजट लाइन है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मेजर करता है। अब ये बजट लाइन कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मेजर करता है, ये हमने ग्राफ के थ्रू तो समझ लिया, अब इसको हम इक्वेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारी जो बेसिक इक्वेशन थी बजट लाइन की, उसको अगर आप देखो तो बजट लाइन की इक्वेशन क्या थी, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू m। ये इक्वेशन थी हमारी। अब हमने कहा कि हमारा जो गुड x1 की क्वांटिटी है इसमें हमने चेंजेस कर दिए, कुछ चेंजेस हो गए। सो क्या चेंजेस हुए, वो x1 प्लस डेल x1
ध्यान से समझ लीजिएगा, कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं है कि बहुत मैथमेटिक्स से डरने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। x1 से क्वांटिटी में चेंज कितना हुआ, डेल्टा x1, और इसी तरीके से चेंजेस किस में हुआ, x2 में भी चेंजेस हुआ। x2 में कितना चेंजेस हो गया, अगेन x2 प्लस डेल्टा x2, ये चेंजेस हो गए, और अगेन इक्वल टू हमारा इनकम। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा। तो जब ये हमारे पास में बेसिकली इक्वेशन आ गई है, ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर आप इसको देखो बेसिकली, तो पहले जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, P1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, P1x1 प्लस P1 इंटू डेल x1 प्लस P2x2 प्लस P2 डॉट डेल x2 इज इक्वल टू m। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों को अब हम क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं आपको सब्सट्रैक्ट करके शो कर दे रहा हूं यहाँ पर, P1x1 प्लस P1 डेल x1 प्लस P2x2 प्लस P2 डेल x2 माइनस P1x1 माइनस P2x2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर भी m है और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर भी m है, तो दोनों साइड m कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0। ये देखिए P1x1 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर P1x1 माइनस का है, अगर सेम साइड में अपोजिट सिंबल होते हैं तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ P2x2 प्लस का है, यहाँ P2x2 माइनस का है, ये दोनों आपके वैल्यूज कैंसिल हो गए। तो फाइनल जो आपको आंसर मिला, जो फाइनली आंसर अगर हम देखें तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया है, वो मिला है P1 इंटू डेल x1 प्लस P2 डॉट डेल x2 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन एक मिल गई, P1 डेल x1 प्लस P2 डेल x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मेजर कर रहा है? इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर दें तो ये मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं, तो अगर हम इसको देखें सिंपली तो हम क्या इक्वेशन पा रहे हैं, डेल्टा x2 बाई डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस P1 अपॉन P2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो ये जो बेसिकली फाइनली इक्वेशन आप देख रहे हो, डेल्टा x2 अपॉन डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस P1 अपॉन P2, ये क्या मेजर कर रहा है, ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मेजर कर रहा है, और ये बताता है कि अगर आप गुड 1 का कंजम्पशन इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको गुड 2 का जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज करना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली, इसीलिए कहा गया कि जो बजट लाइन है वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी मेजर करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाउ द बजट लाइन चेंजेस। बजट लाइन कैसे चेंज होती है, चेंज इन द सेंस, ध्यान रखिए जो दोनों ग्राफ बने हुए हैं इसको बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन कहा जाता है। ठीक है, बजट लाइन कैसे शिफ्ट हो रही, तो इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने समझ चुके हैं कई बार, यहां पर भी आप देखिए क्लियरली मेंशन है P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू m। तो क्या होता है अगर इनकम डिक्रीज हो जाए, मींस अगर ये m की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बजट लाइन पर। तो सबसे पहले बजट लाइन में देखिए हमने क्या लिया, गुड जो y एक्सेस है उस पे गुड x2 ले लिया है, जो x एक्सेस है उस पे गुड x1 ले लिया है, और ए बी हमारा इनिशियल बजट है। ए बी, ये देखिए ए बी, ये जो ब्राउन कलर की लाइन है ये इनिशियल बजट है, ये स्टार्टिंग हमारा ये बजट लाइन था। लेकिन अब हमारी जो इनकम है, कंज्यूमर की इनकम, वो डिक्रीज कर गई, एम की वैल्यू डिक्रीज कर गई। तो जब इनकम डिक्रीज कर गई, मतलब पहले किसी की इनकम जो है वो 1,000 रुपए थी, अब उसकी इनकम गिर करके बेसिकली वो 800 रुपीज हो गई। तो अगर इनकम डिक्रीज हो गई, तो इनकम के डिक्रीज होने से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी इनकम डिक्रीज होती है तो जो परचेजिंग पावर होती है कंज्यूमर की वो डिक्रीज कर जाती है। परचेजिंग पावर, ठीक है, परचेजिंग पावर का मतलब होता है क्रय करने की क्षमता, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर, खरीदने की, जो जब इनकम कम हो जाएगी तो जो खरीदने की जो कैपेसिटी है, जो क्रय क्षमता है कंज्यूमर की, वो भी क्या हो जाएगी, वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे ही परचेजिंग पावर रिड्यूस हुई, इनकम की डिक्रीज होने पर हमारी जो बजट लाइन है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई, इनवर्ड शिफ्ट हो गई, और देखिए ब्राउन बजट लाइन से हम किस बजट लाइन पर आ गए, ब्लैक लाइन पर, और जो कि ये हमारी नई बजट लाइन क्या हो गई, पी क्यू।
अब जब बजट लाइन हमारी अंदर की तरफ शिफ्ट हुई, इनवर्ट शिफ्ट हुई, तो देखिए क्या हुआ, पहले हम गुड एक्स, जो हमारी क्वांटिटी गुड x1 है वो हम पहले ओरिजिन से लेके बी तक यूज कर रहे थे, इतनी क्वांटिटी अब हमारी कम हो गई। अब हम क्या करेंगे, केवल ओरिजिन से क्यू क्वांटिटी तक कंज्यूम कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई। इसी तरीके से अगर गुड x2 में देखें तो पहले हम ओरिजिन से पॉइंट ए तक कंज्यूम कर रहे थे, बट चूंकि हमारी इनकम डिक्लाइन कर गई, अब हम ओरिजिन से पी पॉइंट तक ही कंज्यूम कर पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, चूंकि हमारी जो इनकम है वो डिक्रीज हो गई। जस्ट इसका रिवर्स कर दें, अगर हमारी इनकम कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, दूसरे ग्राफ में देखिए, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की क्षमता है, वो बढ़ गई। तो पहले जो इनिशियल बजट लाइन है वो देखिए यहाँ पर सी डी है, ये जो ब्राउन कलर की लाइन है सी डी, ये हमारी एक इनिशियल बजट लाइन थी। जैसे ही इनकम इंक्रीज कर गई, परचेजिंग पावर जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर गई, और परचेजिंग पावर के इंक्रीज करने पर जो बजट लाइन है वो देखिए बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई, और ये हम सी डी बजट लाइन से अब कौन सी बजट लाइन पर आ गए, ए बी बजट लाइन पर। जिसकी वजह से क्या हुआ, बजट लाइन इंक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा है, देखिए पहले हम ओरिजिन से केवल पॉइंट डी तक, जस्ट अ सेकेंड, ओरिजिन से पॉइंट डी तक केवल हम परचेज कर पा रहे थे, लेकिन इनकम के बढ़ने की वजह से हम ओरिजिन से अब बी पॉइंट तक, यानी कि गुड x1 भी हम ज्यादा परचेज कर पाएंगे, और साथ ही साथ गुड x2 भी ज्यादा परचेज कर पाएंगे। तो ओरिजिन से पॉइंट ए तक हम गुड x2 कंज्यूम कर सकते हैं, और ओरिजिन से पॉइंट बी तक हम x1 कंज्यूम कर सकते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम, हमारी आय बढ़ गई, जिसकी वजह से कंज्यूमर की क्रय करने की क्षमता बढ़ गई, और इस वजह से जो हमारे बजट है वो हमारा बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया, आउटवर्ड शिफ्टिंग हो गई। दिस इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन। दूसरा जो बजट लाइन है, जो बजट बाध्यता है हमारी, वो जो शिफ्ट होती है वो किस तरह से शिफ्ट होती है, प्राइस के चेंज होने पर। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर गुड x1 का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है, मैंने दोनों गुड के केसेस लिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, बाकी आप ट्राई भी कर सकते हैं अपने आप। तो अगर मैंने बात किया यहाँ पर, देखिए क्या केस है, गुड x1 का प्राइस इंक्रीज कर गया, तो x1 का प्राइस इंक्रीज किया मींस कि क्या इंक्रीज कर गया, p1 इंक्रीज कर गया। तो हमें पता है कि अगर किसी भी गुड का प्राइस इंक्रीज करता है तो कंज्यूमर उसकी क्वांटिटी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो P1 किसका प्राइस इंक्रीज हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है गुड x1 का, केवल x1 का प्राइस इंक्रीज हुआ है। क्या x2 का प्राइस इंक्रीज हुआ है, क्या ये क्वेश्चन में कहा गया है, बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो x2 पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए ओरिजिन से पॉइंट ए देखिए, पहले भी वो गुड x2 परचेज कर रहा था सेम क्वांटिटी, और अब भी वो सेम क्वांटिटी गुड x2 परचेज कर रहा है, लेकिन प्राइस किसका इंक्रीज हो गया, गुड x1 का इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो गुड x1 की कैपेसिटी परचेजिंग जो है वो कम कर देगा, और ओरिजिन से पहले वो पॉइंट बी तक x1 खरीद रहा था, लेकिन गुड x1 का प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से आप केवल ओरिजिन से वो क्यू क्वांटिटी तक ही, बेसिकली ओ क्यू क्वांटिटी तक ही गुड x1 परचेज करेगा। सेकेंड केस अगर हमारे पास में है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड x2। अगर गुड x2 का मैंने केस लिया है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा मैंने केस लिया है प्राइस डिक्रीज कर रहा है। प्राइस किसका डिक्रीज कर रहा है, प्राइस डिक्रीज कर रहा है x2 का, x2 का प्राइस डिक्रीज कर रहा है। तो अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कंज्यूमर है वो गुड x2 का कंजम्पशन बढ़ा देगा। पहले देखिए वो ओरिजिन से पॉइंट सी तक कंज्यूम कर रहा था, अब वो ओरिजिन से पॉइंट ए तक कंज्यूम करेगा, लेकिन किसका कंजम्पशन बढ़ा देगा, गुड x2 का कंजम्पशन बढ़ा देगा, क्योंकि गुड x2 का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, वो गुड x2 का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है। तो गुड x2 का अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी भी कंज्यूमर किसकी इंक्रीज करेगा, गुड x2 की इंक्रीज करेगा। गुड x1 का जो प्राइस है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हम सिंपली देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर ने भी उस क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। वो पहले भी ओरिजिन से बी पॉइंट तक गुड x1 का कंजम्पशन कर रहा था, और अब भी वो ओरिजिन से बी पॉइंट तक गुड x1 का कंजम्पशन कर रहा है। तो इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ द बजट लाइन। ये जो प्रीवियस हम लोगों ने देखा इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन, और इसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ द बजट लाइन। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, रोटेशन ऑफ द बजट लाइन, रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन ऑफ बजट लाइन।
यहां पर क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर जो बजट लाइन है, एक में प्राइस में चेंजेस की वजह से हमारा बजट लाइन चेंज हो रहा है और दूसरा इनकम में चेंज होने की वजह से बजट लाइन चेंज हो रहा है। प्राइस में अगर हमारा ध्यान रखिएगा, प्राइस अगर हमारा डिक्रीज होता है तो परचेजिंग पावर इंक्रीज करती है, और अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो परचेजिंग पावर कंज्यूमर की डिक्रीज करती है। ठीक है, सो आई होप ये आपको जो बजट लाइन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जरूर मेंशन करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है बताइएगा, आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि उन प्रॉब्लम्स को मैं रिजॉल्व करूं। तो सिंपल सा एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि अगर आपसे कहा गया कि प्राइस अगर आपको दे रखा है, P1 की वैल्यू सपोज दे रखी है ₹5, P2 की वैल्यूज दे रखी है सपोज करिए ₹4, X1 आपको दे रखा है 2 और X2 आपको दे रखा है 6। तो आपसे कहा गया बजट लाइन बताइए, बजट लाइन की इक्वेशन। तो तुरंत हम बता देंगे P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M। ठीक है, और P1 X1 क्या है, P1 हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, और यहां से हम कैलकुलेट करके हम तुरंत बता देंगे कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो कितनी थी। ठीक है, इसके बाद अगर हमें X1 X2 नहीं दिया गया है, केवल प्राइजेस दिए गए हैं, तो हम डेफिनेटली इक्वेशन बता पाएंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5X1 P2 की जगह 4X2 इज इक्वल टू M। अगर वैल्यूज दे रखी हैं तो वैल्यूज रख करके हम यहाँ पर सिंपली वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरीके से जनरली जो आपका एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन सिंपली आएंगे। आपसे पूछा जाएगा बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, ग्राफ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर हम लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी है, इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। इसका ये जो ग्राफ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ग्राफ अगर आपको पता है, ये ग्राफ अगर आप समझ गए हैं आसानी से, तो क्वेश्चंस आप बहुत इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।